नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 8 संधि का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम स्वर संधि और स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ चुके हैं। अब संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों का मेल होता है, यानी दो शब्द जब पास पास आते हैं या दो शब्दों में संधि होती है या संधि की जाती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं और उनमें मेल होने से वे स्वर संधि कहलाते हैं। अब है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, चाहे तो दोनों व्यंजन हो चाहे एक स्वर और एक व्यंजन हो, उन दोनों का जो मेल होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन या एक स्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। यानी एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से या दूसरे स्वर से मेल होने पर उन दोनों में विकार यानी कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है और इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं, है ना। स्वर संधि के भी नियम थे, अब ये व्यंजन संधि के भी नियम हैं। इसमें पहला नियम है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, अब ये मैं पूरा बोल रही हूँ लेकिन इसमें हलंत लगे हुए हैं, हलंत तो हम उच्चारण ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के बाद मतलब इन पांचों वर्ग का पहला वर्ण यही क, च, ट, त, प, इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या ये रे ले वे या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का, मतलब जिस वर्ग का वो पहला व्यंजन है, क वर्ग का है तो क, प वर्ग का है तो प, च वर्ग का है तो च, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। आई बात समझ में। अब इस नियम को हम उदाहरण पे समझते हैं। जैसे पहला संधि का जो शब्द है, संधि के जो दोनों शब्द लिखे हुए हैं, वाक धन ईश बराबर वागीश, है ना। तो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद मतलब पहला जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वाक, ये क वर्ग का क है ना, क वर्ग का पहला वर्ण क है। इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, है ना, इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या ये रे ले वे या कोई स्वर, तो यहाँ स्वर आया है। दूसरा जो शब्द है उसमें इसी वर्ग का या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण तो नहीं है लेकिन स्वर आ गया है। वाक क वर्ग का पहला वर्ण और जो इसमें जो है ई, ये है स्वर, तो किस में बदल जाता है? उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। तो इसमें वाक तो क है और दूसरे वर्ग का पहला वर्ण स्वर आया है ई, तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा? वाक धन ईश मिलकर के बन गया वागीश। ये जो क है वो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग आ गया है यहाँ पे। आई बात समझ में। एक बार वापस बोलती हूँ, वाक शब्द में दूसरा जो वर्ण है वो है क, है ना। क वर्ग का पहला ही वर्ण है क और उसके सामने है ई, ईश में ई स्वर है, तो क वर्ग के पहले वर्ण के सामने स्वर आया है, तो ये जो पहला वर्ण है क वर्ग का ही पहला वर्ण वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है, ग में बदल गया है, क, ख, घ तीसरे वर्ण में, या तो तीसरे में बदल जाता है या चतुर्थ में बदल जाता है, तो यहाँ ये तीसरे वर्ण में बदला है। तो वाक धन ईश बराबर वागीश। ऐसे दूसरे शब्द को समझिए, संधि को, दिक धन गज। दिक में क जो है क वर्ग का पहला वर्ण है और उसके सामने इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है ग। आई बात समझ में। तो ये जो क है वह भी घ में बदल गया है, तीसरे वर्ण में बदल गया है, तीसरे या चौथे में, तो यहाँ तीसरे वर्ण में बदल रहा है। तो दिक धन गज बराबर दिग्गज। अब ये शब्दों में अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ लग रहा हो समझने में दिक्कत, तो वापस नियम को साथ में ही पढ़ लें। नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण कहाँ हो? सामने वाले शब्द का जो पहला वर्ण है, अगर किसी भी वर्ग का, केवल उसी वर्ग का नहीं कि क्या आया है तो कई वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या ये रे ले आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो वो जो क, च, ट, त, प है पहला वर्ण वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। दो शब्द तो देख लिए, अब तीसरा देखिए, वाक धन दान। वाक में क वर्ग का ही पहला वर्ण है क और सामने द जो है वो त, थ, द, त वर्ग का
तीसरा वर्ण है द, तो ये वापस किस में बदल गया, कै जो है वो किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण वागदान, है ना। पहले के जो पहला वाला वर्ण था दिक दन गज में, तो वो तीसरा वर्ण था। तो आपको कुछ पक्का नहीं लगा होगा। अब इसमें देख लो आप, वाक धन दान, वाक कै वर्ग का पहला वर्ण है और दान में तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो कै वर्ग का जो वर्ण था वह भी उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है, गै में बदल गया है, कै कै गै, तो बन गया है वागदान। आई बात समझ में। चौथा है शब्द सत धन वाणी, सत में तय जो है तय वर्ग का पहला वर्ण है, और उधर वाणी व पै फे ये रे ले व, ये अंतस वर्ण आ गया व, तो ये जो है तय वर्ग का ही दय बन जाएगा, तो सदवाणी। आया बात, आई समझ में बात। सदवाणी तय बदल गया दय में, और वाणी तो है ही। अच धन अंत, अच ये चलो नया आया वर्ण, च वर्ग का पहला वर्ण, और सामने है अंत, ए मने स्वर है, तो ये च किस में बदल जाएगा, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में जय में, यानी च छ जय, तो ये क्या बन जाएगा अजंत। ठीक है, अजंत, च बदल गया है जय में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है, और उसके सामने क्या था, स्वर ए। अपधन ईंधन, अपधन ईंधन, अप पै वर्ग का पहला वर्ण है पै, और इसके सामने स्वर है ई, तो ये पै किस में बदल जाएगा, इसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में पै फे बै, तो अप ईंधन, ई की मात्रा होगी ना, ई स्वर है तो क्या बन जाएगा अबिंधन। ठीक है, समझ में आया। अप का पै है वह इसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा, क्योंकि सामने जो है वह स्वर है, तो अबिंधन। अब है अगला शब्द तत् धन रूप, तत् मतलब तय वर्ग का पहला वर्ण है, और सामने है रू, तद रूप, तो ये पहला जो है तय वो इसी के वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा द, तो तद्रूप। आई बात समझ में, तद्रूप। फिर है जगत धन आनंद, जगत में भी जो अंतिम वर्ण है तय वर्ग का तय है, और सामने स्वर है आ, तो ये क्या बन जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा तय वर्ग के द में, तो जगदानंद, जगदानंद। आई बात समझ में। अब है शप, शप धन द, तो शप में पै वर्ग का पहला वर्ण आ गया है पै, और सामने है द, तो ये पै जो है किस में बदल जाएगा, कोई भी वर्ण हो, है ना, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है, तो ये पै है, ये द वर्ग है, तय थे द, तय वर्ग का द आया है, लेकिन ये जो पै है वो इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा पै फे बै, तो शप धन द मिल गया, पै द से मिलके क्या बनेगा, शब्द। आगे बात समझ में, एक बार वापस बोल लीजिए, किसी शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह कै वर्ग का पहला वर्ण है कोई भी, और सामने चाहे स्वर हो, चाहे ये रे ले वे हो, चाहे कै चे टे तय पे वर्ग के किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो ये जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वह उसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण में बदल जाता है, और ये नियम इन सभी शब्दों पर लागू हुआ है। आपको नियम तो याद नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्वर तो फिर भी याद रह सकते हो, स्वर संधि के नियम, लेकिन अब व्यंजन संधि के नियम मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन शब्दों का बार बार उच्चारण कीजिए, संधि विच्छेद का भी और संधि का भी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा नियम है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात कै चे टे तय पे, है ना, ये 5 वर्ग है, कै खे गे गे अंगे, चे छे जे जे ये, टे ठे डे ढे तै थे दे देने, पे फे बे बे में, तो हर वर्ग के 5-5 व्यंजन होते हैं, और उनका नेतृत्व जैसे पहला वर्ण ही कर रहा है। तो कै चे टे तय पे के बाद न या मैं आए, तो कै चे टे तय पे अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, जैसे अंग ये न में बदल जाते हैं। जैसे वाक धन मय, तो वाक का कै वर्ग का पहला वर्ण है और सामने है मैं, तो ये अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। वांगमय, कै किस में बदल गया, अंग में, वांगमय। षट धन मास, तो ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, ण, तो षट धन मास किस में बदला, क्षणमास। बस ये व्यंजन हलंत वाले हो जाएंगे, है ना, इनमें से स्वर हट जाएगा, मतलब ये व्यंजन ही रहेगा, अर्ध व्यंजन। ठीक है, षट मास तो क्षणमास। जगत धन नाथ, तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, न, तय थे दे दे न, तो ये तय जो है न में बदल जाएगा, जगन्नाथ। अप धन मय, तो पै वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, पै फे बे भे मैं, तो ये पै जो है वो मैं में बदल जाएगा, अमय। आई बात समझ में, सरली लगाना, ये मतलब वो समझ में आने के बाद दूसरा वाला सरल लिखेगा कि भी उसमें पहला वर्ण जो था वो तीसरे में बदल रहा था, और इसमें पहला वर्ण है जो अपने ही पंचम वर्ण में बदल रहा है, अगर उसके सामने मैं या न आए तो। ठीक है, आगे चलें। तीसरा नियम है, यदि मैं के बाद, मतलब पहले
शब्द के अंत में मैं है और उसके बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जिस वर्ण में वो जो पहले वर्ग का अंतिम वर्ण मैं है, सामने स्पर्श व्यंजन, वही कै वर्ग वगैरह सारे ये जो वो व्यंजन स्पर्श व्यंजन ही है, कोई स्पर्श व्यंजन कोई भी आ जाए तो ये जो मैं है जिस वर्ण के साथ जुड़ रहा है उसी वर्ग का, उस वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। अब उदाहरण देखिए, नियम तो पढ़ते हैं, नियम की बात कब समझ में आती है? जब हम उदाहरण देखते हैं या उदाहरण पर उस नियम को लागू करते हैं। अब जैसे अहम के अंदर मैं आया है और इसके सामने स्पर्श व्यंजन है कै, अहम धनकार है, तो ये मैं है जो कै में जुड़ रहा है, तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? कै अंग है या अनुस्वार। तो अहंकार को लिखने में हमने इस पर अनुस्वार लगा दिया है। और अगर आप इसको वो व्यंजन यहाँ लिखना चाहें, कै वर्ग का अंतिम अंग है, तो अहंकार है के साथ वह व्यंजन लिख दिया जाता है। अंग है आपने पढ़ा हुआ देखा होगा कभी, बहुत अच्छी हिंदी, व्याकरणिक हिंदी लिखी हुई होती है, प्रिंट होती है, तो उसमें अहंकार आपने लिखा हुआ देखा होगा कि है पे बिंदी की जगह है के अंदर अंग लगा दिया जाता है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो एक वर्ण आधा हो जाता है ना, तो है के अंदर वह अंग लगाया जाता है तो वो आधा हो जाता है और इस तरह से अहंकार लिखा जाता है। सारे व्यंजन चाहे अंग हो, चाहे ई हो, चाहे न हो, चाहे न हो, तो वे अपने आधे रूप में आ जाते हैं, उसी वर्ण के अंदर मिला करके लिख दिया जाता है। किम धन चित, किम इसमें भी अंतिम वर्ण मैं है और सामने है च स्पर्श व्यंजन, तो किंचित। अब यहाँ च वर्ग का ई है, अगर किंचित, या तो किंचित पे आपने बिंदी लगा दी किम पे, अगर बिंदी न लगा करके आप ई लिखना चाहें तो ये जो ची लिखा हुआ है इसी के अंदर ई लिख देंगे। ई की मात्रा के बाद ई, फिर ची और तय, च और तय, और ई का डंडा हटा देंगे, उसकी जो पाई होती है वो हटा देंगे, तो वो आधा व्यंजन आएगा। आई बात समझ में? और या आप अनुस्वार लगा दो किंचित, क्योंकि आजकल हम ये सरलता से लिखते हैं, तो अहंकार और किंचित है ना, वैसे वर्णों की आदत ही नहीं है लिखने की, और हम सीखते भी हैं लिखते भी हैं तो अभ्यास के बगैर वो गलत हो जाते हैं। ठीक है। अब तीसरा शब्द है सम धन गम। सम मैं है और आगे गय है, तो कै वर्ग का वही कै वर्ग का अंग आ जाएगा, तो संगम, या तो अनुस्वार लगा दिया हमने, या घय के अंदर घय के नीचे अंग लिख दो तो वो भी संगम हो जाएगा। फिर है सम धन तोष, तो ये मैं के बाद तय है, तो तय का पंचम वर्ण तय थे दे दे न, तो या तो संतोष, या तो वो आधा न लिख दो तय के आगे संतोष, या फिर सह पे बिंदी लगा दो। संतोष तो लिखने की आदत में है तो आप लिखते होंगे, लिखते ही हैं, और नहीं तो ये अनुस्वार लगा दिया संतोष, है ना, वो भी लिखा कम ही जाता है। वैसे संबंध है जिसको हम जरूर पूरा लिखते हैं, से आधा मैं, बे आधा न और ध, बाकी वहाँ पर भी अनुस्वार लगा दिए जाते हैं। तो ये अनुस्वार जो है वो हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वही होता है, और वो या तो उसी रूप में लिखा जाता है या फिर ये बिंदी लगा दी जाती है। ठीक है। अब नीचे लिखे हैं अपवाद स्वरूप दो शब्द, सम धन कृत। सम के बाद आगे क ही है, लेकिन यहाँ अपवाद किसे कहते हैं? जहाँ नियम न लगता हो, ऐसा कहीं कहीं ही होता है, इसलिए उसे अपवाद बोलते हैं कि नियम तो बना हुआ है लेकिन वह नियम कहीं कहीं भंग हो जाता है। तो यहाँ समकृत में संस्कृत हो जाएगा, स ही आएगा वापस, और समकृति में भी संस्कृति हो जाएगा। तो ये संस्कृत और संस्कृति में अपवाद है, बाकी सब जगह वह नियम लागू होता है। चौथा है यदि मैं के बाद ये रे ले वे शे शे से है, ये रे ले वे तो है अंतस्थ व्यंजन और शे शे से है उष्म, तो इन मैं के बाद यदि ये अंतस्थ और उष्म व्यंजन में से किसी भी वर्ण का मेल हो मैं का, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे सम धन योग, ये आया है ना, तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा संयोग, संयोग। सम धन रचना, संरचना। सम धन वाद, संवाद। आई बात समझ में? ये सब अनुस्वार में बदल जाएंगे। अगला है समधन हार, तो ये मैं जो है वह भी अनुस्वार में बदल जाएगा संहार। समधन रक्षण, संरक्षण। समधन लग्न, संलग्न। समधन वत, संवत, और समधन सार, संसार। आई बात समझ में? हर पहले शब्द का ये जो मैं है अंतिम वर्ण वह उष्म और अंतस्थ व्यंजन आने पर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है। अगला है पांचवा नियम, यदि तय या दय के बाद ल रहे तो तय या दय भी ल में बदल जाता है। जैसे उत धन लास, ये तय ल में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा शब्द? उल्लास। उद धन लेख, तो उल्लेख। आई बात समझ में?
आपको इन सब शब्दों को पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है। अगर हम सोचें अरे संधि तो है कर देंगे या कुछ भी संधि विच्छेद कर देंगे तो आप 1 या आधा नंबर या 2 नंबर जो भी है वो गंवा देंगे। इसलिए आपको इन वर्णों का, इन संधियों का अध्ययन करना जरूरी है, रीडिंग लगाना जरूरी है, इनका बार बार पढ़ना जरूरी है ताकि शब्द आपके दिमाग में इतना फिट हो जाए। उल्लेख शब्द आया और आप जल्दी से उत्धन लेख लिख दें, या उद्धन लेख आया है तो उसको उल्लेख कर दें। आई बात समझ में? उल्लास उत्धन लास लिख दें, या उत्धन लास आया है तो उल्लास लिख दें। आई बात समझ में? छठा नियम है, यदि तय या दय के बाद जय या झय हो तो तय या दय झय में बदल जाता है। जैसे सत धन जन, तो ये जो तय है वह भी जय में बदल जाएगा, सज्जन। उद्धन झटिका, तो ये दय जो है वह भी झय में बदल जाएगा, जय उज्झटिका, उज्झटिका। सातवां नियम है, यदि तय या दय के बाद शय हो तो तय या दय का चय और शय का छय हो जाता है। यदि तय या दय के बाद शय, उद्ध, उसके बाद श्वास है तो ये जो तय या दय है वह तो चय में बदल जाएगा, उद्ध जो दय है वह तो चय में बदल जाएगा, और वो जो श्वास का शय है वह छय में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। आई बात समझ में? उच्छ्वास संधि शब्द दिया और उसका विच्छेद करना है तो उद्ध धन श्वास। उद्ध धन शिष्ट, तो उच्छिष्ट, दय बदल गया चय में और शय बदल गया छय में। सत धन शास्त्र, तो तय बदल गया चय में और शय बदल गया छय में, तो सतशास्त्र माने सच्छास्त्र। आई बात समझ में? संधि विच्छेद और संधि शब्दों को आप समान रूप से आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है और ध्यान में रखना है। आठवां नियम है, यदि तय या दय के बाद चय या छय, तय या दय के बाद चय या छय हो तो तय या दय का चय हो जाता है। जैसे उद्ध धन चारण, तो ये जो तय या दय है उसके बाद च आया है, चय आया है दय के बाद, तो ये भी चय में ही बदल जाएगा, उच्चारण। सच्चरित्र, सत धन चरित्र, तो तय भी चय में बदल जाएगा, सच्चरित्र। आई बात समझ में? अगला है नवा नियम, तय या दय के बाद यदि है हो तो तय और दय के स्थान पर तो दय हो जाएगा और है के स्थान पर धय हो जाता है। जैसे तद धन हित, तो दय जो है वो किस में बदल गया? तय या दय के बाद यदि है हो तो तय और दय के स्थान पर तद हो जाएगा, तो ये तो तद तो द में ही रहेगा, तद धन हित, ये जो है वह धय में बदल जाएगा। तो क्या शब्द बन जाएगा? तद्धित, तद्धित, तद्वित नहीं है, ये धय है ना। और ये बहुत ध्यान में रखिए कि दय के नीचे धय लग रहा है तो वो धय दिखना चाहिए, और वह लगता है तो वह ही होता है, तद्धित। उद्धनहार, तो उद्धार, दय में धय लगा हुआ है, धय में मतलब है जो है वो धय में बदल गया है, तो उद्धार। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग ही श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। मतलब तद जो लिखा हुआ है उसकी जगह तय भी हो जाता है, उत, है ना। तो संस्कृत के जो व्याकरण ग्रंथ है वहाँ उद का ही प्रयोग सही या श्रेष्ठ बताया गया है। 10वां नियम है, जब पहले पद के अंत में स्वर हो, पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छय हो तो छय के स्थान पर छय हो जाता है। जैसे अनु, अनु में स्वर है, ऊ की मात्रा है और आगे है छय, तो ये चय आ जाएगा आगे, तो उसके स्थान पर चय आ जाता है। छय मतलब छय हट करके, छय हटता नहीं है, छय के साथ में और आधा चय और लग जाता है। अनुच्छेद तो अनुच्छेद, परिच्छेद तो परिच्छेद, ये वर्ण ये व्यंजन स्वर है, मतलब अनु के अंदर ऊ का स्वर है, परि के अंदर ई का स्वर है। परिच्छेद। आच्छादन तो आच्छादन, तो ये छः के साथ छः आ जाता है, जो छः होता है वो आधा जोड़ छः छः में बदल जाता है। 11वां नियम है, समझ में आ रहा है ना, सब सामने ही दिया हुआ है, बस आपको ध्यान में रखना है, याद तो करना मुश्किल है। यदि किसी शब्द के अंत में, 11वां नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ हो, ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, है ना, ए आ तो ये तो स्पष्ट स्वर है, लेकिन जब मात्रा वाले आ जाते हैं तो वो मात्रा जो है वही स्वर कहलाता है। तो ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ में स हो तो स के स्थान पर श हो जाता है, श षटकोण वाला हो जाता है। जैसे अभिधन शेक, तो अभि में ई की मात्रा है, ई अभि सेक, तो ये सेक जो है श जो है स जो है वह श में बदल जाएगा, तो अभिषेक। विधन सम तो विषम, निधन सिद्ध तो निषिद्ध, सुधन सुप्ति तो सुषुप्ति, समझे, सुषुप्त या सुषुप्ति, निषिद्ध, विषम और अभिषेक। तो ये जो अगला जो वर्ण स है वह श में परिवर्तित हो गया है क्योंकि इनके आगे स्वर आया है। अब है 12वां नियम, री, र और श के बाद जब कोई स्वर
कोई स्वर या कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा ये व है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न ण हो जाता है। जैसे भर धन अन, भर इसके बाद स्वर आया है ए, है ना, चाहे तो कोई स्वर आए, चाहे क वर्गीय आए, चाहे प वर्गीय वर्ण अनुस्वार। तो यदि री रे और श के बाद जब कोई स्वर, कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा ये व है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न ण हो जाता है। तो भर के बाद अन आया है तो बन जाएगा भरण। भूष के बाद फिर अन आया है तो वह भी बन जाएगा भूषण। और राम के बाद अयन आया है तो वह भी न जो है ण में बदल जाएगा। तो ए और ए मिलकर के तो आ हो जाएंगे रामायण। और प्र धनमान तो प्रेमाण। आई बात समझ में, है ना। सारे नियमों को आप ध्यान से पढ़ लें और उदाहरणों पर उन नियमों को घटता हुआ देख लें। नियम तो याद रहेंगे नहीं, लेकिन आप इन शब्दों को बार बार पढ़ लें तो ध्यान में रह जाएंगे और आपके परीक्षा में या जब भी पूछे जाएंगे तो आप संधि विच्छेद या संधि दोनों ही सही कर देंगे। वीडियो अवश्य समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद। अब विसर्ग संधि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।